हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो सीरीज चल रहा है वो एम लक्ष्मीकांत का जो 7 चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स। आज इसका ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है। आज हम अपना फंडामेंटल राइट्स क्या है कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम कल कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे, डीपीएसपी, यानी कि जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक यानी कि फंड जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आर्म फोर्स एंड फंडामेंटल राइट है उसके बारे में, यानी कि सशस्त्र बल और जो हमारे मौलिक अधिकार है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि है आर्टिकल 33, आर्टिकल 34 एंड आर्टिकल 35। उसके बाद हम वो राइट्स देखेंगे जो कि हमारे पास लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट है, जो कि पार्ट थर्ड से बाहर रखा गया। पार्ट थर्ड से बाहर रखने का मतलब है उसे फंडामेंटल राइट से बाहर रखा गया है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 33 में हम दो लॉ यानी कि एक मार्शल लॉ और दूसरा नेशनल इमरजेंसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल 33 में किस बारे में बात रखी गई है, यानी कि जो हमारा आर्म्ड फोर्स एंड फंडामेंटल राइट है उसमें अगर हम आर्टिकल 33 की बात करें तो ये क्या है, यह संसद को अधिकार देता है कि वह सशस्त्र बल, यानी कि जिसमें हमारे कौन से आते हैं सशस्त्र बल के अंदर, फोर्स, पुलिस ऑफिसर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी, ये सब किसके आते हैं अंदर, हमारे आते हैं आर्म फोर्स के अंदर। तो आर्टिकल 33 संसद को कानून के द्वारा मौलिक अधिकार के आवेदन को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देता है आर्टिकल 33। यानी कि अगर हम बात करें किसके बारे में, तो जो हमारा आर्टिकल 33 है इसमें ये बात कही गई है कि जो आर्टिकल 33 के तहत क्या है, कानून बनाने का जो अधिकार है सिर्फ संसद को होगा, ना कि किसी अन्य राज्य को। ये भी आर्टिकल 33 के अंदर बात कही गई है। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो आर्टिकल 33 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि संसद के पास ये अधिकार मिल जाता है, ये अधिकार आता है कि वह सशस्त्र बल, जैसे कि अभी हमने बात की पुलिस ऑफिसर, पारा मिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसी की जो अन्य की जो मौलिक अधिकार है उसको क्या कर सकता है, को निरस्त या प्रतिबंध कर सकता है। यह प्रावधान का उद्देश्य उन्हें सुनिश्चित कार्य करने एवं उनके बीच अनुशासन को बनाए रखने के लिए ऐसा किया जा सकता है। ये बात रखी गई है आर्टिकल 33 के अंदर। अगर हम मार्शल लॉ की बात करते हैं, मार्शल लॉ का मतलब है कि मार्शल लॉ यह केवल क्या करता है, फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है, यानी को यह हमारे से फंडामेंटल राइट को प्रभावित करता है और किसी को नहीं। फिर इसमें जो गवर्नमेंट है और जो ऑर्डिनरी लॉ है वो को, जैसे कि अगर हम बात करें, यह सरकार और सामान्य कानून अदालतों को निलंबित कर देता है, यानी कि वो सस्पेंड कर देता है। इट इज इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन, यानी कि यह किसी भी कारण से, जैसे कि गड़बड़ी, कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए इसे लगाया जा सकता है। यह देश के कुछ विशिष्ट क्षेत्र, यानी कि ये स्पेस किसी सम एरिया, यानी कि किसी स्पेशल एरिया में ही कंट्री के अंदर इसे इम्पोज किया जा सकता है, यानी कि लगाया जा सकता है। संविधान में अगर हम बात करें तो इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन हमें स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इसकी जो अर्थ यानी कि इसका जो मीनिंग है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। अब बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के बारे में। जो हमारा नेशनल इमरजेंसी है ये ना सिर्फ सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस को, बल्कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज है, लेजिस्लेचर पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, यानी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो लेजिस्लेटिव पावर है। फिर अगर हम बात करते हैं किसके, फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू है सेंट्रल और रिलेशंस में, और ये क्या करता है हमारे, फिर ये क्या किया जाता है, इसको भी ये संसद प्रभावित करता है, हमारा नेशनल इमरजेंसी। यानी कि अगर हम बात करें, यह न केवल मौलिक अधिकार को बल्कि इसको स्टेट सेंट्रल रिलेशंस को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, लेजिस्लेटिव पावर, स्टेट बिटवीन सेंट्रल को भी प्रभावित करता है। और अगर हम बात करें इसके, इसमें ही संसद के कार्यकाल को ये क्या करता है, नेशनल इमरजेंसी बढ़ा देता है। फिर वहीं पे अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो यह सरकार को सामान्य कानून अदालतों को क्या रखता है, जारी रखता है, जबकि अगर हम मार्शल लॉ की बात करें तो वहां पे ये क्या होता है, तो सस्पेंड हो जाता है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो इट कैन बी इम्पोज्ड ओनली 3 कंडीशंस, इसको सिर्फ 3 कंडीशंस में ही लगाया जा सकता है, जैसे कि
वॉर की कंडीशंस हो, जैसे कि भारत का किसी दूसरे कंट्री से वॉर चल रहा हो, उस कंडीशंस में एक्सटर्नल अग्रेशंस, आर्म्ड रेवोल्यूशंस, इन तीन कंडीशंस में क्या है, नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकता है। इट इज इम्पोज एदर इन द होल कंट्री और इन एनी पार्ट, यानी कि ये कंट्री में, यानी कि अपने देश के अंदर किसी राज्य में भी लगाया जा सकता है। उसके बाद बात करें तो इट हैज ए स्पेसिफिक एंड डिटेल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें, यानी कि हम आपातकाल की बात करें, इमरजेंसी की बात करें, तो ये हमारे संविधान में क्या है, इसका एक फुल एक्सप्लेन किया गया है और इसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, आर्टिकल 34 के बारे में। आर्टिकल 34 क्या कहता है? आर्टिकल 34 कहता है कि यह मौलिक अधिकार पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ के अगर सिद्धांत को बात करें तो जो मार्शल लॉ है हमें वो कहाँ से देखने को मिलता है, तो मार्शल लॉ हमने लिया है ब्रिटिश यानी कि ब्रिटिश लॉ से, यानी कि जो अंग्रेजों का जो कानून था उससे हमने क्या लिया है, तो मार्शल लॉ लिया है। हालांकि मार्शल लॉ की व्याख्या की बात करें तो वो हमारे संविधान में कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती है, जिस तरीके से नेशनल इमरजेंसी का एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जो मार्शल लॉ है इसका जो अर्थ है, यानी कि जो मीनिंग है, वो क्या रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सैन्य शासन, ये हमारे संविधान में उसका अर्थ मार्शल लॉ का लिखा हुआ है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, आर्टिकल 35 के बारे में। किसके बारे में, आर्टिकल 35। आर्टिकल 35 क्या कहता है? आर्टिकल 35 ये कहता है कि केवल संसद को कुछ स्पेशल, यानी कि विशेष मौलिक अधिकारों को प्रभावित करने के लिए क्या है, कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिकार राज्य विधानमंडल को, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है, सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर के पास हमें यह अधिकार देखने को मिलता है। ये कहता है हमारा आर्टिकल 35। जैसे कि संसद के पास किस तरीके का कानून बनाने का अधिकार है, किसी राज्य या अगर हम बात करें केंद्र, जो हमारा जैसे कि हम बात करते हैं हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे कि हमारे प्रदेश हैं, स्थानीय हो गया, या इस तरीके से जो रोजगार या नियुक्त के लिए क्या है, निवास की व्यवस्था, इस टाइप से क्या है, सेंट्रल के पास पावर मिल जाती है लॉ बनाने का, जबकि स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी लॉ देखने को नहीं मिलता है। फिर अब बात करते हैं हम उस अधिकार के बारे में जिसे पार्ट थर्ड, यानी कि फंडामेंटल राइट से बाहर रख कर के एक लीगल राइट के रूप में रखा गया है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 226, ये क्या कहता है, आर्टिकल 265 ये कहता है कि कानून के जो प्राधिकार है के अलावा कोई भी कर नहीं लगाया या एकत्र नहीं किया जा सकता है। ये हमारे क्या है, एक लीगल राइट है, ना कि फंडामेंटल राइट, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 के अंदर रखा गया। आर्टिकल 300 कहता है कि नो पर्सन शैल बी आर डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव इन अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कि अगर हम आर्टिकल 300 की बात करें, इसमें कहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 301 क्या कहता है, भारत के पूरे क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम मुक्त होगा। ये भी हमारे क्या है, एक लीगल राइट है, यानी कि एक लॉ राइट के रूप में देखने को मिलता है। आर्टिकल 326 क्या कहता है, जो कि है किसमें, पार्ट 15 के अंदर रखा गया है। पार्ट किसके अंदर रखा है, 15 के। जैसे कि हम बात करते हैं इसमें राइट टू वोट के बारे में, यानी कि हर एक एडल्ट फ्रेंचाइज जो कि 18 साल का है या 18 साल से एबव है, तो उसे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का, वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो ये क्या है, हमारा एक फंडामेंट, वो सॉरी, ये हमारा क्या है, एक लीगल राइट है। जैसे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के इम्प्लीमेंट हो गया तो उस टाइम वोटिंग एज कितनी रखी गई थी, 21। लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, जो कि हुआ था 1969 में, इसको घटा करके कितना कर दिया गया, तो 21 से घटा करके 18 साल कर दिया गया था। उस टाइम इंदिरा गांधी की, यानी कि इंदिरा गांधी उस टाइम हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर थी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन, जिसमें आज हमने अपना फंडामेंटल राइट 19 लेक्चर में क्या है, तो कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम अपना डीपीएसपी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आता है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यानी कि चैप्टर्स 8 स्टार्ट करने से पहले, हम एक ओवरव्यू लेंगे फंडामेंटल राइट का, जो कि है हमारा कहाँ से, 12 से लेकर के
सॉरी 14 से लेकर के 15 तक, सॉरी 35 तक जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उसको पहले क्या करेंगे, एक बार एक ओवरव्यू लेंगे, तब जाके हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो एक बार रिकॉल हो जाए और एक रिविजन्स की तरह हो जाए। इसलिए हम पहले एक ओवरऑल देख लेंगे, जो कि हमारा मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो रहेगी। उसके बाद हम अपना अपना 8 चैप्टर नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि हमने जो फंडामेंटल जो डिस्कस किया है 19 लेक्चर में वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जब हम अपना चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम एक बार अपना फंडामेंटल राइट्स के डाउट क्लियर कर लेंगे, तब हम अपना चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।